कुछ आपको मोहब्बत सिखा देते हैं तो कुछ लोग सब्र सिखा देते हैं, तो कुछ ख्वाब और कुछ उन्हीं ख्वाबों को पूरा करने का हौसला देते हैं। या तो फिर आप इखलाकी तौर पर बिल्कुल आपका दिवालिया हो गया हो। आप में अगर हिम्मत है, हौसला है, आप भी इस माहौल के हिसाब से कंधा कंधे से मिला के चल सकती है। बहुत सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिससे असर डायरेक्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम पे भी होता है और ब्रॉडर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम पे होता है। पाकिस्तान में क्रेडिट के अलावा किसी रिस्पॉन्स आ नहीं सकता। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदस और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक अच्छी और अहम बात के साथ। हर शख्स जो आपकी ज़िंदगी में कदम रखता है उसके आने का कोई ना कोई सबब होता है। एब्सोल्युटली। कुछ आपको मोहब्बत सिखा देते हैं तो कुछ लोग सब्र सिखा देते हैं, तो कुछ ख्वाब और कुछ उन्हीं ख्वाबों को पूरा करने का हौसला देते हैं। बिल्कुल ऐसी है वो। उस्ताद की सूरत में भी हो सकते हैं, मेंटोर भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, अच्छे साथी की सूरत में भी हो सकते हैं और दुश्मन भी हो सकते हैं। जो दुश्मन है वो सबक सिखाते हैं, सब्र करना सिखाते हैं और बाकी हमें सीधा रास्ता दिखाते हैं। बिल्कुल। तो कोशिश करें आप लोगों को उम्मीद दिलाएं, जो हालात थे और जो होंगे उसमें बेहतर से बेहतर उम्मीद रखने की कोशिश करें, आपस में मोहब्बत बांटें, खुशियां फैलाएं, है कि नहीं? ऐसी बात बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि नाउमीदी और मायूसी कुफ्र है। ये जो हमने अभी बात की है ना कि उम्मीद जो है वो दिलाएं, मेरे ख्याल से उम्मीद का दामन हमें भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि और एक बड़ी अहम बात मैं आपसे शेयर करूंगी जो मैं अक्सर सुनने वालों को अपने कहती रहती हूँ, कभी रेडियो पर और स्पीकर के तौर पर जब मैं कहीं जाती हूँ, कि लोग जो है ना अल्लाह ताला से उम्मीद बांधते हैं। उम्मीद ना बांधे, सीधा यकीन रखिए हर चीज़ पर, सीधा यकीन कि अल्लाह ताला है और वो करके देगा, है कि नहीं? बिल्कुल, और अब इसके साथ डालते हैं नज़र बड़ी खबर। सेनेट इजलास में हुकूमत और अपोजिशन में नोक-झोंक। शिबली फराज का तोशाखाना और साइफर केस में हुकूमत पर वार। जवाब में वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का 190 मिलियन पाउंड केस का जवाब। मौसमियाती तब्दीलियों के खतरनाक असरात। साल 2024 दुनिया का गर्म तरीन साल करार। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने तस्दीक कर दी। ग्लोबल वार्मिंग के चैलेंज से निपटने के लिए कौन से इक़दाम उठाना ज़रूरी है? प्रोग्राम में जानेंगे एक्सपर्ट की राय। खलाई तहकीक में पाकिस्तान की अहम पेशरफ। पाकिस्तान के EO-1 पहले इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट को 2 दिन बाद लॉन्च किया जाएगा। नए सैटेलाइट ऑपरेशन को शोबे ज़राअत में इनकलाबी इक़दाम करार दिया जा रहा है। EO-1 के हवाले से मजीद सुपारको के डिप्टी चीफ से बातचीत हुई। और इंसानी खिदमत के मिशन में सांगढ़ की खवातीन भी पेश रेस्क्यू 1122 पर एम्बुलेंस की ड्राइविंग करके खिदमत की नई मिसाल कायम कर दी। बाहिम्मत और बुलंद हौसले वाली शीरी शाह और इरम जट आज होंगी बोल में हमारी मेहमान। बड़ी खबर आपने जानी और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ज़रा पाकिस्तान के सियासी मैदान में क्या चल रहा है। मौसम बहुत ज़्यादा सर्द है लेकिन सियासी दर्जा हरारत की हिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जानिब तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के तीसरे दौर से पहले ही मुज़ाकरात से फ़रार की कोशिशें शुरू कर दी हैं, तो दूसरी जानिब वफाकी वज़रा और हुकूमती जमात नवाज लीग के रहनुमाओं की जानिब से भी सख्त बयानात का सिलसिला जारी है। कल सेनेट इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान में भी नोक झोंक का सिलसिला देखने में आया। शिबली फराज ने कहा कि तोशा खाना हो या साइफर, किसी मुकदमे में कुछ साबित नहीं हो सका। जवाब में वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। अपोजिशन अरकान गिरड़ की आवाज़ की तरह बार बार इसी तरीके से आवाज़ें निकल, और आजकल हम देख रहे हैं सेनेट का इजलास हो या कौमी असम्बली का इजलास हो, वहाँ पर जब हुकूमती अरकान तकरीर करने के लिए आते हैं तो उनको रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा शाउटिंग की जाती है, और इसी तरीके से जब हुकूमती अरकान आते हैं तो वो भी भरपूर जवाब दे रहे हैं। नोक झोंक का सिलसिला रुक नहीं रहा, डायलॉग कैसे हो? तमाम तरह सिचुएशन पर बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा शेख वहील असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब, वेलकम टू द शो। शेख साहब, तहरीक इंसाफ ने 9 मई और 26 नवंबर पर जो एडिशनल कमीशन बनने और गिरफ्तार अफराद की रिहाई तक मुज़ाकरात के चौथे दौर में ना बैठने का इंदिया दिया है। गैर मशरूत मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर करने के बाद कड़ी शराइत करना बातचीत की राह में रुकावट डालने की कोशिश नहीं तो और क्या है? बहुत देर से कह रही है बात
कि कोई ना कोई बहाना तो आएगा ना। और अक्ल अब आई है इनको कि बड़ी वीक क्रिकेट में खेल रहे थे, मतलब मेरी समझ से बाहर है। मतलब कर क्या रहे थे ये, कौन से मुज़ाकरात, किस किस्म के मुज़ाकरात था, क्या उसका एजेंडा क्या था, और उसी एजेंडे पे आप बात कर रहे हैं। और जिनके साथ इन्होंने जो कुछ किया है वो तो ऑन बोर्ड नहीं थे, तो ये आखिरकार बैकआउट तो करना था, चाहे वो गवर्नमेंट करती चाहे पीटीआई करती। अब पीटीआई ने अब जो नया इशू खड़ा कर दिया, इनको पहले नहीं पता था, डे फर्स्ट इनको पता था। कमाल है, मुझे तो हैरानगी होती है कि इतने सारे मुखला हजरात हैं और बड़े सीनियर मुखला हजरात हैं, क्या उनको समझ नहीं है, उनको पता नहीं है कि कैसे निकाल सकते हैं, कौन छोड़ सकता है। एक शख्स जिसको सजा हुई है उसकी सजा मुअत्तल तो कर सकती है अदालत, हुकूमत के पास तो ऐसा कोई जुडिशियल पास नहीं है ना। तो शेख साहब हम क्या इस खदशे को दुरुस्त मान सकते हैं जिसमें कहा जा रहा था कि शायद जेल में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं वो यू टर्न लेंगे, जिसमें वो माहिर भी हैं और मुज़ाकराती कमेटी के पास कोई इख्तियारात ही नहीं है? तो मैं तो पहले भी ये कह रहा था कि मुज़ाकरात के लिए जब आप कमेटियां बनाते हैं ना, किसी भी इशू पे आप कमेटियां बनाते हैं ना, उसका मतलब है इस मामले को खटाई में डाल दें। आज तक मैंने तो किसी कमेटी का फैसला बाहर आते नहीं देखा, बस कमेटी खेलते रहते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है। मैंने कहा था अगर तुमने मुज़ाकरात करने हैं, अगर आप सीरियस हो आप लोग, तो 4 आदमी बैठेंगे ना उसमें मुज़ाकरात में, उसमें एक नवाशिफ हो गए, एक अपना आसिफ ज़रदारी साहब हो गए, एक फजल मान साहब हो गए, एक इमरान साहब हो गए, और ये 4 बैठ के फैसला कर लें अगर है फैसला करने का इरादा है कोई। और दूसरी बात ये है कि आप कर क्या रहे हो, आप क्या इस मुल्क को किसी गिरदाब से निकालने की कोशिश कर रहे हो, क्या सियासी तौर पर स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हो, आवाम की रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हो उस मुज़ाकरात में, या दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे हो आप? आज आके फिर बात तो वही आ जाती है ना, आप इंफरादी तौर पर जाती मुफादात के लिए काम कर रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू शेख साहब, हुकूमत के खिलाफ शायद कोई मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है कि हुकूमत ने बानी पीटीआई को एक डील की पेशकश की थी। क्या वाकई कोई ऐसी डील की पेशकश हुई थी, बैकडोर कोई पेशकश, कोई मुज़ाकरात, कोई हुकूमत की जानिब से कुछ पेशरफ्त कुछ हुई थी ऐसी वाकई हकीकतन? जब कोई काम नहीं होता, जब कुछ ऑन ग्राउंड नहीं होता, जब किसी का कोई सर पैर नहीं होता ना, फिर यही कह देते हैं कि पेशकश की। किसने पेशकश की? उस शख्स का नाम नहीं है, कोई बेनाम तो नहीं होगा, अगर उसका नाम होगा, माँ बाप की औलाद होगी, वो उसको कोई नाम तो दिया होगा ना उन्होंने, माँ बाप ने। तो या तो फिर आप इखलाकी तौर पर बिल्कुल आपका दिवालिया हो गया होगा कि आप बुज़दिल हैं, डरपोक हैं, डरते हैं, बता नहीं सकते, और एक बात को तूल देने के लिए बात को तूल देने की बात हो रही है। बिल्कुल शेख साहब, लेकिन एक और चीज़ हम देख रहे हैं वो ये है कि एक तरफ डायलॉग प्रोसेस चल रहा है, दूसरी तरफ एक दूसरे पर तनकीदी वार जो है वो भी जारी हैं। ये जो इस वक्त महाजराई की सूरत हाल है, इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं करी तो आप लोग थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ लें। बात तो वही तो मेरी आ जाती है ना, अगर आप किसी मामले में सीरियस होंगे तो फिर तो बात आगे चलेगी। जब आप सीरियस नहीं है मामले में तो फिर इससे ही होता है। और वैसे भी मेरे ख्याल में शायद जो जिसके मुंह में आता है बोलता जा रहा है, कोई ऐसा मुझे तो समझ नहीं आती। तो हर जमात का एक स्पोक्समैन होता है और हर हुकूमत का एक स्पोक्समैन होता है, अपोजिशन का भी एक स्पोक्समैन होता है। यहाँ पे तो सारे ही एरिस्टोटल बने हुए ना, उनको तो हर कोई अपने आप को ज़हीन और हकीम समझ के बैठा हुआ है, बस जो जिसके मुंह में आता है बोलता जा रहा है। बस ना अल्फाज का चुनाव ठीक करते हैं, ना वो जज्बात अगले के देखते हैं, बस बोली चले जा रहे हैं। जी वैसे शेख साहब, मौजूदा सियासी सूरत हाल को, जो करंट सिचुएशन चल रही है, क्या अब भी इम्कान है कि ये वाले मामला जो हैं वो हल हो जाएंगे? कोई कुछ आगे कुछ आप देखते हैं कि या ये सारे मसाइल ऐसे ही चलते रहेंगे? मैंने तो आपको अर्ज किया ना, अगर आप दोनों जो अफ्रीकैन है अगर उसको सीरियसली लेना चाहते हैं तो फिर उसका एजेंडा कुछ और होना चाहिए। मुल्क को कैसे मजबूत करना है, मुल्क के अवाम को रिलीफ कैसे देनी है, जो डेली बिल्स जो है उनको कम कैसे करना है, पेट्रोल कैसे कम करना है, बाकी सारे मामला देखिए। इसके बाद आप दूसरी तरफ देखिए ना, आज हालात देखें आप, हालात क्या है, दहशतगर्दी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आप पता नहीं कौन सी दुनिया में बसते हैं और क्या करना चाहते हैं, क्या इस मुल्क के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक,
राइट, शेख रोहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी हालात का इजहार कर रहे थे और वो कह रहे थे कि दोनों तरफ से ही यकीनी तौर पर कुछ नरमी होनी चाहिए। जो डायलॉग प्रोसेस है उसकी रुकावट में बड़ी रुकावट यही है कि एक दूसरे के खिलाफ तनकीदी बयान। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ऐसा कर रहे हैं तो मेरा ख्याल में हुकूमत को थोड़ी सी नरमी दिखा देनी चाहिए उस पर, क्योंकि आप सीट पर बैठे हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली ऐसे ही है। और अब जो है वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह बड़ी अच्छी शुरू हुई होगी। आगाज़ तो हमने बड़ा अच्छा कर ही दिया था और आगे का दिन भी बड़ा अच्छा जाएगा। वैसे जवाब आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे अक्सर बड़ी चीज़ें वायरल हो रही होती हैं, स्पेशली हमारे 4 जो सूबे हैं उनमें सिंध के हवाले से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही होती है कि यहाँ पे हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और यहाँ मौक़े नहीं मिलते हैं आगे आने के, स्पेशली अगर हम ख़वातीन की बात की जाए तो। बिल्कुल ऐसे एक ऐसी अंदरूनी सिंध में मरीज़ों की को वो सहूलियात मैसर नहीं होती हैं, वो होती हैं एम्बुलेंस की, और जो कि उनका बुनियादी हक भी है। बिल्कुल यही वो बातें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही होती हैं कि अंदरूनी सिंध में फैसिलिटीज़ का फुकदान है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं बिल्कुल। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं सिंध के शहर सांगड़ की वो बाहिम्मत और हौसले वाली ख़वातीन से, लड़कियों से, जिन्होंने खिदमत की एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है कि दीवर जो ख़वातीन हैं वो उनके लिए भी वो मशले राह बन चुकी हैं। इरम जट और शीनी शाह रेस्क्यू 1122 में बतौर ड्राइवर अपनी खदमात अंजाम दे रही हैं और दीगर ख़वातीन को बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दे रही हैं कि आज की दुनिया में हम ख़वातीन किसी से कम नहीं हैं। ख़वातीन बिला खौफ व ख़तर आगे आएँ और इन इदारों को ज्वाइन करें, मुआशरे की तब्दीली में अपना किरदार अदा करें। ऐसी बाहिम्मत ख़वातीन ने इंसानी खिदमत का ही मिशन क्यों चुना है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से मुलाकात करवा देते हैं। बिल्कुल, इरम जट और शीनी शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? भाई सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी हमारे बोल के प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से कि आप लोग बहुत ही गज़ब का काम कर रही हैं, ज़बरदस्त। अपना आपने इस फील्ड में लोहा मनवा लिया भाई, हम सल्यूट है आप लोगों को। और इन कंडीशंस के अंदर जो इस वक्त चल रही हैं, स्पेशली छोटे शहरों में। जी आप ये बताएं कि बतौर ड्राइवर ही भर्ती होने का क्यों आप लोगों ने सोचा? कुछ और भी तो इसमें फील्ड में आप जा सकती थी, इसमें और भी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ या फैकल्टीज़ होती हैं, तो आपने क्यों सोचा कि मैं ड्राइवर के तौर पे ही काम करूं? आप इरम आपसे शुरू करते हैं। जी मुझे ड्राइविंग का शौक़ था, तो हमारे सांगड़ में पहली बार 2023 में जब एम्बुलेंस आई तो इसके बाद फीमेल ड्राइवर्स का इन्होंने हायरिंग के लिए पोस्ट लगाई, तो मेरा शौक़ इस तरफ रुझू हुआ कि मैं भी इसमें अप्लाई करूं और फिर मैंने अप्लाई किया। तो मेरा एक शौक़ था ड्राइविंग करना ना, तो अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइविंग कर रही हूँ, एम्बुलेंस चला रही हूँ। ज़बरदस्त। और शीरी आप बताइए। जी मुझे भी शौक था ड्राइविंग का। मैं 10 साल की उम्र से गाड़ी चला रही हूँ और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह एम्बुलेंस भी हम ड्राइव दोनों अच्छे से कर लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, शौक़ था और उस शौक़ की तकमील के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, कोशिश की, बहुत सारी रुकावटें भी आई होंगी, इस पर भी बात करेंगे। अंदरून सिंध बहुत ज़्यादा वहाँ पर शिकायत भी आती हैं सेहत के हवाले से, तो यकीनी तौर पर आप लोगों को प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ती होंगी। कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आप लोग वर्किंग कर रहे हैं? जी देखिए, कुछ इलाके मतलब सिटी की साइड होते हैं, कुछ आउट ऑफ सिटी होते हैं, जैसे गांव के साइड, उनमें थोड़ी बहुत हमें मुश्किलात पेश आती है, जैसे रोड के हवाले से हो गई या लोकेशन के हवाले से हो गई। इस हवाले से थोड़ी बहुत मुश्किलात हमें पेश आती है। अच्छा, अपनी कुछ हवाले से आप बताएंगे प्लीज़ के 1122 रेस्क्यू में जो आपको ट्रेनिंग्स खास तौर पे दी जाती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात करना चाहूँगी मैं। देखिए, हमारी ट्रेनिंग से पहले ये है कि टेस्ट वगैरह लेते हैं, उसके बाद जैसे अप्लाई के लिए पोस्ट आती है, टेस्ट वगैरह होता है, उसके बाद ट्रेनिंग दी जाती है। और जब तक एक एम्बुलेंस अच्छे से ड्राइव करनी नहीं आ जाती तब तक एम्बुलेंस से हैंड ओवर नहीं की जाती। तो हमारी ट्रेनिंग हुई है, हमारी ट्रेनिंग सांगड़ में ही हुई है। हमारे जो सीनियर्स ड्राइवर्स हैं उन्होंने मतलब एज अ जैसे स्पोर्ट में ड्राइवर चलता है तो ऐसे हम इनके साथ स्पोर्ट में जाते थे और स्पोर्ट में ही हमने इनसे एम्बुलेंस की जैसे इसको बैलेंस करना है कैसे सारा कुछ हमने इनके साथ स्पोर्ट में ट्रेनिंग 2 मंथ की है हमने इनके साथ ना।
ये बताइए कि बतौर ड्राइवर चलें समझ आता है, लेकिन एम्बुलेंस का ड्राइवर होना थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट टास्क है। घर वालों का क्या रिस्पांस था उस हवाले से? क्या परमिशन मिलना आसान रहा? जी मुझे तो अपनी वालदा की बहुत सपोर्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज जो कुछ हूँ उनकी दुआओं के नतीजे से ही हूँ। और फैमिली में कुछ ऐसे हैं जो रुकावटें भी डालते हैं, पर मेरी वालदा ने उन चीज़ों पे गौर नहीं किया और मुझे सपोर्ट की। मुझे शौक भी था इस इदारे में आने का, तो मेरी वालदा की बहुत सपोर्ट की मुझे। अच्छा, मतलब ये कि हमारा आप दोनों में से कोई भी जवाब दे। फील्ड में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ जाता है। हम देखते हैं एम्बुलेंस ड्राइवर पेशेंट को अक्सर स्ट्रेचर को उठा के हेल्प करके एम्बुलेंस के अंदर रखते हैं, फिर उसके बाद में उनको शिफ्ट करना पड़ता है हॉस्पिटल के लिए। तो ऐसी कोई परेशानी को वाक़या शेयर करना चाहें, दोनों आप शेयर कर सकते हैं। ऐसी तो कोई खास परेशानी हमें नहीं आई, बस फीमेल होती है उनके सपोर्टिंग के लिए हम स्ट्रेचर वगैरह उठा के या पेशेंट वगैरह उठा के उनको एम्बुलेंस में शिफ्ट करते हैं। उसके बाद हम जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उनको उनके साथ वो बेड पे भी स्ट्रेचर लेके जाते हैं, खास करके फीमेल के साथ। जी, वैसे इरम ख़वातीन को जो है ना वो क्या कहते हैं, सिन्फ़ नाज़ुक कहा जाता है ना। सिन्फ़ नाज़ुक बस सेंसिटिव भी होती हैं, छोटे दिल की मालिक होती हैं, ममता जब भी अल्लाह ताला ने रखी है हमारे अंदर। मुझे ये बताइए कि जब आप लोग एम्बुलेंस लेके कहीं जाते हैं, कोई ना कोई हादसा होता है, ज़ाहिर सी बात है, या कोई बीमार होता है, तो आप अपना दिल इतना मजबूत कर लेती हैं, आप देख लेती हैं वो सारी चीज़ें, या आँखों में नमी आ जाती है? बस कभी ऐसी सिचुएशन होती है, कभी कभी ऐसा मेरे साथ तो अक्सर हुआ है। लेकिन अभी स्टार्टिंग में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी ना, जब स्टार्टिंग में रोड एक्सीडेंट देखना या XYZ, हमने काफ़ी डेड बॉडीज भी उठाई हैं रोड एक्सीडेंट्स में। तो पहले बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अभी दिल में एक ही चीज़ होती है कि इस पेशेंट को हमने टाइमली हॉस्पिटल पहुंचाना है, हमने टाइमली इसको शिफ्ट करवाना है ताकि इसकी टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल। आपने बताया कि टाइमली ट्रीट जाए और ये बड़ी एक जिम्मेदारी होती है, तो किस तरीके से आप लोग के DTR सेट किए जाते हैं? फील्ड में वक्त कितना देती हैं? कॉल आती है उसके बाद ही जाते हैं या कंटिन्यूसली फील्ड में ही रहते हैं आप लोग? जी, हमें हमारे जो कंट्रोल कमांड हैं उनकी तरफ से हमें कॉल आती है। हमारे साथ जो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन एक होते हैं एम्बुलेंस में, जो रेस्क्यू कर रहे होते हैं पेशेंट को, वो एक हमारे साथ होते हैं, उनको कॉल्स आती है और कॉल के बाद हमें नंबर मिलता है अटेंडेंट का, हम जल्द से जल्द उनके साथ रब्ता करते हैं। जो लोकेशन वो बताते हैं, फिर हम वहाँ उस जगह पर जाते हैं। तो फिर वहाँ से अगर वो घर में है तो घर से हम उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, अगर वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल की शिफ्टिंग है सांगर से नवाबशाह, तो हम फिर उनको वहाँ लेके जाएंगे। अच्छा, वैसे शीनी बताइए, दोनों के अलावा 1122 रेस्क्यू सेंटर में और कोई ख़वातीन हैं आपके अलावा? कुछ लड़कियां हैं जो बतौर ड्राइवर जो है एम्बुलेंस जो ड्राइव करती हों? जी सिंध में तो फिलहाल मैं और इरम जट है ड्राइवर, और बाकी जो है वो कोऑर्डिनेटर भी हैं, और जैसे कि 1122 की लैंग्वेज में EMT कहा जाता है, जिसको स्टाफ नर्स, वो है। एम्बुलेंस जो ड्राइवर है वो सिर्फ हम दोनों हैं। राइट। इंसानी खिदमत कर ही रही हैं, इसमें पेश हैं, तो मुस्तकबिल में क्या सोच रही हैं? कहाँ तक इस मिशन को लेके जाना है आपने? फ्यूचर प्लान? इंशाल्लाह तो जब तक हम इस इदारे में हैं तो हम लोगों की खिदमत करेंगे। बाकी देखें ना, ये वक्त ही तो हो रहे हैं, मतलब आज वक्त ये आपको इस इदारे में लाया है, कल वक्त कोई और आपको लेके जाए। अच्छा इरम, और आप दोनों से मैं कहूँगी कि दोनों आप इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, आपको हज़ारों लाखों ख़वातीन देख रही हैं, कुछ पैगाम देना चाहेंगी आप? जी, हमारा उन ख़वातीन के लिए ये मैसेज है जो कहती है, मतलब स्टडी के बाद वो घर में बैठ जाती है और मतलब बाहर निकलना सही नहीं समझती माहौल के हिसाब से। देखिए, ये डिपेंड सारा कुछ आप पे है। आप में अगर हिम्मत है, हौसला है, तो बिल्कुल आप बाहर निकल सकती है। आप भी इस माहौल के हिसाब से कंधा कंधे से मिला के चल सकती है। एक चीज़ करने का जज्बा हो आपके अंदर, अगर आपकी स्टडी कंप्लीट है तो आप लोग आए, बाहर निकलें, क्योंकि ये माशरा ऐसा है कि यहाँ पर हम किसी के मुंह पे हाथ नहीं रख सकते, बात करने वाला बातें करेगा। हम जब स्टार्टिंग में यहाँ पर आए थे तो काफ़ी लोगों ने हमें बहुत से कमेंट्स किए थे, लेकिन हम उन चीज़ों को फेस करते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मकाम पर पहुँचे हैं। हमें ऐसे गरीब लोग मिलते हैं कि जिनको हम हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं तो उनकी जो दुआएं मिलती है ना, वो बहुत सुकून
सुकून देती है हमें। वो गरीब लोगों की दुआएं, और वो हमें तो यही लगता है कि शायद उनकी दुआओं की वजह से और हमारे माँ बाप की दुआओं की वजह से हम यहाँ तक पहुँच गए, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, और हमारी भी दुआएं, आप दोनों इतना अच्छा काम कर रही हैं। इरम जट और शीनी शाह हमारे साथ ही एम्बुलेंस ड्राइव कर रही हैं, रेस्क्यू में 1122, भाई कमाल बात है। और बड़ी बातों से भी कितनी ज़्यादा उन्होंने बताया कि उनकी बातें भी उतनी बड़ी थी जितना बड़ा वो काम कर रही हैं। उन्होंने कहा मरीजों की दुआएं जिस तरह हमें मिलती हैं उससे बड़ी खुशी मिलती है। फिर जो मैसेज उन्होंने स्पेशली दिया कि जो रुकावटें आए फील्ड के स्टडी मुकम्मल करने के बाद घर में ना बैठे, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाई हिम्मत जो है ना वो रखनी है और आगे बढ़ना है पॉजिटिविटी के साथ। और इसी के साथ वक्त हो जाता है एक ब्रेक का भी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात कर लेते हैं साल 2024 की, जो पाकिस्तानी स्टार्टअप्स के लिए बहुत लकी रहा है। मुतादिद शुबों में नई सरमाकारी शुरू हुई। हमने देखा यहाँ पर फ़िशिंग इंडस्ट्री से नए मौक़े भी मिले। ई कॉमर्स जो 5 E's उड़ान पाकिस्तान प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का, उसमें ई कॉमर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसमें सैकड़ों लोगों को रोज़गार के मौक़े दिए, अपना कारोबार दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तानी स्टार्टअप्स जो है वो साल 2024 में तकरीबन 43 मिलियन की सरमायाकारी जो है वो उसमें हासिल हुई है और ई कॉमर्स में नुमाया तरक्की हुई है। और बिल्कुल, और फिनटेक और ई कॉमर्स में तरक्की हुई। यकीनन इससे उम्मीद बढ़ेगी, पाकिस्तान के इक़्तिसादी मसाइल हल हो जाएंगे। इक़्तिसादी मसाइल में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत का भी फोकस है और मुसलसल हमारे वज़ीर ख़जाना हैं, वो इस तमाम तर मौज़ूआत पर आकर मीडिया टॉक भी करते हैं, बताते हैं कि हम किस तरीके से जो इस वक्त हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, स्टार्टअप्स हैं, इनको कारोबार के मौक़े फ़राहम कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एंटरप्रेन्योर जहां आरा साहिबा। आपका बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका मुझे मदद करने का। जी जहाँ साहबा, साल 2024 पाकिस्तानी स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही अच्छा रहा। पाकिस्तानी स्टार्टअप्स ने तकरीबन 43 मिलियन की सरमायाकारी की है। ये कितना खुश आइंद है और क्या साल 2025 में ये मज़ीद बढ़ेगा? कुछ अच्छी खुशखबरियाँ सुनने को मिलेंगी? देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे ये डिपेंडेंट होता है। ज़ाहिर है ये साल 2024 अच्छा रहा है और उम्मीद तो यही है कि 2025 और अच्छा रहेगा। हमारा मुल्क काफ़ी बड़ा है, उसमें एंटरप्रेन्योर्स भी बहुत हैं। अपॉर्चुनिटीज़, जैसे आप लोगों ने कहा, ई कॉमर्स में बहुत से एरियाज़ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टार्टअप्स के लिए। मगर जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वहाँ चैलेंजेस भी हैं, तो वो चैलेंजेस हमें ओवरकम करनी होंगी जिसमें फ़ायदा हम उठा सकें इन अपॉर्चुनिटीज़ का। राइट, बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि फ़ायदा उठा सके, लेकिन अब अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हुई हैं। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी से कारोबार की नौयत बदल चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में स्टार्टअप्स को अब तक वो तवज्जो नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए थी। आप क्या समझती हैं, इसकी वजूहात क्या है? क्या आपने देखा इस जो रुकावटें हैं, जो मसाइल हैं वो आते हैं? देखिए, सबसे बड़ी रुकावट तो पॉलिसी के एरिया में है। तो कुछ पॉलिसीज़ बहुत अच्छी आ गई हैं, जैसे स्टेट बैंक की तरफ से पॉलिसी आई है जो आप पैसे ला सकते हैं और ले जा सकते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों में गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं, मगर बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिससे असर डायरेक्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम पे भी होता है और ब्रॉडर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम पे होता है। इसमें कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा इशू है। विदाउट कनेक्टिविटी, इंटरनेट के यूजेज जो है ना, ब्लॉक किए बगैर और स्लो डाउन किए बगैर जो है ना, उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जब इस पे असर आता है तो पूरी इंडस्ट्री पे आता है, स्टार्टअप इकोसिस्टम पे आता है और फिर हमारे इमेज एज अ टेक्नोलॉजी कंट्री पे भी आता है, जो ज़्यादा लंबा चलता है। आप ये तो एक दिन के लिए बंद कर देंगे या एक हफ्ते, एक महीने के लिए आप स्लो डाउन कर देंगे, उसमें तो जो हुआ इम्पैक्ट वो होता है, मगर जो इमेज हमारा होता है वो इतना ख़राब होता है कि फिर ना इन्वेस्टर सोचता है कि हम इन्वेस्ट करें और ना कस्टमर सोचता है कि भाई हम इस ऐसे मुल्क में कहाँ जाएं, जैसे पता ही नहीं है कि कल को ये बंद कर देंगे तो फिर हमारा पूरा बिजनेस इम्पैक्ट होगा। तो मेरे ख्याल में पॉलिसी जब बनाएं तो उस पर थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए कि उससे बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है। बिल्कुल, जहां साहिबा पॉलिसीज़ की आपने बात की, वैसे कर्ज भी उसी से रिलेट करता है कि कर्ज पर बहुत ज़्यादा सूद भी शायद कारोबार में रुकावट बनता है। आप क्या समझते हैं कि स्टार्टअप्स के लिए साजगार माहौल में सबसे बड़ी रुकावटें क्या क्या हैं?
देखें, कर्ज से फर्क तो पड़ता है, मगर मेरे ख्याल में पैसे से ज़्यादा आपका जो इकोसिस्टम है, आपके कस्टमर बेस है, वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सके, उसको अवेलेबिलिटी हो। सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म्स होना या उनका एक्सेस होना ज़रूरी नहीं है, पूरे मुल्क में है। तो जब हम लोगों से कहते हैं कि वी आर अ कंट्री ऑफ 250 मिलियन पीपल, मगर उनमें से कितने लोग कनेक्टेड हैं, कितने लोग ई कॉमर्स एक्सेस कर सकते हैं, कितने लोग जो हैं वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पे ज़ोर थोड़ा देना पड़ेगा। एक तो एक्सेस पे, टेक्नोलॉजी की सस्ती अवेलेबिलिटी पे और स्पीड्स पे, ये सबसे बड़ी चीज़ें तो ये हैं। पैसे का एक्सेस तो मिल जाएगा जब लोग देखेंगे इतना बड़ा मार्केट है। मेरे ख्याल में हमारा मार्केट अब दी ओनली लार्जेस्ट मार्केट जो है ना दुनिया भर में अवेलेबल है। तो आएगा, इन्वेस्टर भी आएगा, कस्टमर भी आएगा, सब आएगा, मगर हमें पहले अपने ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज ठीक करने होंगे, एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी होगी, जिसमें जितने लोग पाकिस्तान में हैं वो सब फायदा उससे उठा सकें। जी, आपने भी कहा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज सॉर्ट आउट करने होंगे। मैं चाहूँगी थोड़े से अगर आप वो इश्यूज हमें डिफाइन करें कि ऐसे क्या इश्यूज आ रहे हैं। देखिए, एक तो आपने देखा था इंटरनेट का इशू सबसे बड़ा इशू है। दूसरे उसके एक्सेस का इशू मुख्तलिफ छोटे शहरों में, वो देखना है कि वो अवेलेबल है या नहीं। फिर आगे तो फिर कोई ऐसा इशू नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता। अच्छा, इन तमाम ये तर इशू तो आपको है। जी जी जी, आपने बताया कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जो इश्यूज़ ऐसे नहीं है तो सॉल्व। अच्छा, इन तमाम तर इश्यूज़ के बाद जहां साहब आप जो बढ़ता रुझान है इंडस्ट्री के अंदर, कारोबारी हजरात का, जिस तरह हम देख रहे हैं, जितनी पॉजिटिव साइन बनता जा रहा है, कितना अच्छा है ये पाकिस्तान के लिए? देखिए, पॉजिटिव तो बहुत है। लोग समझते हैं कि ये मुल्क जो है, इसमें बिजनेस जो है करना आसान अभी नहीं होगा, मगर बेहतर होता जा रहा है। मगर ये कंसिस्टेंसी जो पॉलिसी के, मैं जितना भी कहूँ कम है ये, कि इसकी ज़रूरत बहुत है। कंसिस्टेंट पॉलिसीज होंगी, लोगों को समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस होगा कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें या यहाँ पे काम करें, या यहाँ से जो बिजनेसेस ग्रो हो रही हैं, आप देखें वो सिर्फ फिर पाकिस्तान में नहीं रह रही हैं। यहाँ से जितनी बड़ी बिजनेसेस को, स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट मिला है, वो फिर यूएई में भी जा रही हैं, सऊदी अरेबिया में भी जा रही हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में भी जा रही हैं। तो उनका जो बिजनेस है वो स्केल अप हो रहा है, और ये होता रहेगा। मगर इसके लिए लोकल मार्केट को पहले कैप्चर करना ज़रूरी है, उसके बाद आप फिर बाहर जाएंगे और फिर आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा। इसलिए कि लोग देखेंगे कि आपने जब इतनी बड़ी मार्केट सर्व कर ली है, तो फिर आप आगे दूसरी मार्केट्स में भी वही चीज़ कर सकते हैं। जहाना साहिबा, अगर स्टार्टअप्स को थोड़ा सा पीछे से जाके देखें तो 2023 में थोड़ा बहुत बूम आया, लेकिन वो कोविड और पोस्ट कोविड वाला जो एरा रहा उसमें हम नीचे थोड़ा चले गए। 2024 लेकिन बहुत ही अच्छा रहा, इतना अच्छा रहा कि हमने काफ़ी सरमायाकार इकट्ठे भी किए, लोग बाहर से भी आके हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी और अदरवाइज़ भी इन्वेस्टर्स हमें मिले। आप क्या देखती हैं कि जो इतना एतमाद बढ़ गया इन्वेस्टर्स का हमारे ऊपर, तो क्या आने वाला जो साल है 2025 या 26, इसमें मज़ीद सरमायाकारी के चांसेस बढ़ेंगे और एतमाद बहाल होगा, मज़ीद इन्वेस्टर्स आएंगे पाकिस्तान? जी ज़रूर आएंगे, मगर ये भी ज़रूरी है कि लोकल इन्वेस्टर बेस बढ़ाने की भी ज़रूरत है। अभी हमारे 5-6 वीसीज़ हैं जो यहाँ ऑपरेट करते हैं, मगर हमारे बहुत बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, बिजनेस बड़ी बड़ी बिजनेसेस हैं जो अभी स्टार्टअप इकोसिस्टम में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर वो करना शुरू कर दें तो बाहर वाले लोग उनके साथ को इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए वो समझेंगे कि इनको अब मार्केट के बारे में मालूम है, हम अपने पैसे लगाएंगे तो हमारे पैसे को पे नज़र रखने के लिए लोकल भी बिजनेस सेक्टर है। तो मेरे ख्याल में ये को इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है। एंजल इन्वेस्टमेंट अभी भी हमारे यहाँ नहीं है, तो जो शुरुआत के जो छोटे थोड़े बहुत पैसे चाहिए होते हैं वो हमें बढ़ाना होगा। आप देखें यूएई में 250 एंजल इन्वेस्टर्स हैं, हमारे यहाँ इक्का दुक्का हैं। तो ये हमें ये बेस बढ़ाना होगा। बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में जो ये कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में इससे और कॉन्फिडेंस आएगी। राइट, इतनी कम इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो आगे आ रहे हैं। अच्छा, ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? उनका बड़ा रोल रहा है इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर। 2024 में जो $43 मिलियन की सरमायाकारी आई है। देखें, कोई वजह नहीं है कि अगर जो मेल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सक्सीड कर रहे हैं या वो बिजनेस बढ़ा रहे हैं कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स ना कर सकें। हम लोग तो बहुत सी विमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करते हैं और हमने देखा है कि वो घर से शुरू करने के बाद
वो अपनी बिजनेस को स्केल अप करती हैं। उसके बाद अगर उनको इन्वेस्टमेंट मिल जाता है तो वो मुख्तलिफ शहरों में अपना एक्सपैंड करती हैं बिजनेस को। वो समझती हैं बहुत से बिजनेस को, ज़रूरी नहीं है सिर्फ खाने पीने का बिजनेस हो या टेक्सटाइल या फैशन का बिजनेस हो। वो हर बिजनेस में आप देखें कि ख़वातीन जो है सोशल इम्पैक्ट की स्पेस में बहुत सी बिजनेसेस शुरू की हैं जो उन्होंने देखा है कि वो सक्सेसफुल कर सकती हैं। बस ये है कि थोड़ा सी सपोर्ट की ज़रूरत है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। और आप देखेंगे कि जो ख़वातीन बिजनेसेस में आई हैं वो आगे चल के काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी। बिल्कुल एब्सोल्युटली ऐसा ही है। जहाना साहिबा, जाते जाते मैं चाहूँगी एक सवाल ऐसा जो लेमैन है या जो आम लोग देखने वाले, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जी आम कारोबार और स्टार्टअप्स में डिफरेंस क्या होता है। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इस डिफरेंस को बताएं और दूसरा कि इसके ऊपर ये भी रोशनी डालें कि ये कितना फ़ायदेमंद है, कितना फ्रूटफुल है अपना खुद का कारोबार करना। देखिए, स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जो मल्टीप्लाई बहुत जल्दी करते हैं। जो नॉर्मल बिजनेस है उसको बढ़ने में वक्त लगता है। स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपने को मल्टीपल्स में बहुत बढ़ा देते हैं। तो इसलिए स्टार्टअप अगर कोई कर रहा है और वो उसको बढ़ा सकता है तो उससे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट बहुत होगा और उसकी वजह से उस शख्स को जिसने स्टार्ट किया है अपना स्टार्टअप उसको भी फायदा होगा। तो हाँ, बहुत सी जी चीजें गलत भी हुई हैं पिछले साल, जिसमें कुछ स्टार्टअप्स फेल भी हुए हैं। देखिए, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम। ये चाहे कहीं भी हो, अमेरिका में हो, यहाँ हो, आप देखेंगे कि गिनती के स्टार्टअप्स हैं जो बहुत स्केल कर जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं, मगर कुछ हैं जो फेल भी होंगे। तो फेलियर से डरना नहीं चाहिए। पाकिस्तान में असल में हम लोगों को बहुत डर लगता है कि अगर हम फेल हो गए तो लोग मजाक उड़ाएंगे या हम क्या करेंगे। तो फेलियर से इंसान सीखता है और दूसरों के फेलियर से भी सीखता है। तो इसलिए मैंने ये देखा है कि अब बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग भी स्टार्टअप इकोसिस्टम में आ रहे हैं। पहले तो सिर्फ बच्चे जो है ग्रेजुएट करके शुरू करते थे, मगर अब आप देखें कि जैसे ले ऑफ्स भी बहुत हुए हैं नॉर्मल मेन स्ट्रीम सेक्टर में, तो उन लोगों ने जिनके पास एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ सेगमेंट्स में, उन्होंने भी स्टार्टअप शुरू किए हैं, उन्होंने हायर भी किया है और वो अपनी एक्सपर्टीज इस्तेमाल करके उन स्टार्टअप्स को बढ़ा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि और इसमें सक्सेस स्टोरीज आएंगी स्टार्टअप इकोसिस्टम में, और जितना गवर्नमेंट या हम लोग सपोर्ट कर सकें उसमें फ़ायदा होगा मुल्क का भी और इंडिविजुअल्स का भी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। थैंक यू सो वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जहाँ आरा साहिबा एंटरप्रेन्योर साथ थी, भाई उन्होंने जितनी बातें की ना उसमें से एक लाइन मेरे दिमाग में चिपक गई है, फेलियर से घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल, और अपने और दूसरों के फेलियर से सीखना चाहिए। और ये यूथ के लिए भी पैगाम है कि वो स्पेशली इस इंडस्ट्री में आए और इन्वेस्टमेंट करें। हुकूमत बहुत ज़्यादा जो इस इंडस्ट्री की अहम बात है वो हम देख रहे हैं 2024 में और 2025 के स्टार्ट में ही हमने देखा किस तरीके से हुकूमत ने फोकस किया है कि ई कॉमर्स और उससे रिलेटेड तमाम इंडस्ट्रीज़ को ऊपर लेकर आया जाए, और हुकूमत को बिलाखिर पता चल गया है कि यही इसी में तरक्की है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अब वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। बात करते हैं कुछ क्लाइमेट चेंज के हवाले से। दुनिया तेज़ी से बदल रही है, मौसमियाती तब्दीलियां असर दिखा रही हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में दुनिया का सालाना औसत दर्जे हरारत जो एवरेज टेम्परेचर है 2024 में पहली बार सनती अहद से जो कबल के मुकाबले में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ। और साल 2024 की बात करें तो बाज़ाब्ता तौर पर ये गर्म तरीन साल करार दे दिया गया है। यानी साल 2024 इंसानी तारीख का गर्म तरीन साल रहा है। यूरोपीय मौसमियाती इदारे ने भी इसकी तस्दीक की है और रिपोर्ट के मुताबिक 2024 मुमकिन तौर पर गुज़िश्ता 1 लाख साल में सबसे ज़्यादा गर्म तरीन साल साबित हुआ है। कितनी ज़्यादा दुनिया के लिए ख़तरे वाली बात है। और ये तो बड़ी स्टेटमेंट जो है, ये 1 लाख साल से जो गर्म तरीन साल, ये तो कंफर्म करने वाली बात है। कंफर्म किससे किया जाए तो माहिर माहौलियात मरियम शब्बीर साहिबा जो है वो हमारे साथ मौजूद है। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू जी, मौसमियाती तब्दीलियों के असरात अब भी दुनिया भर में वाज़े नज़र आ रही हैं, कहीं छुपे हुए नहीं। कहीं सर्दी की शिद्दत में भरपूर इजाफा हुआ है तो कहीं गर्मी इंतहा से ज़्यादा। दुनिया भर में ये जो 2024 साल था इसको गर्म तरीन साल करार दिया गया है। क्या कहेंगी इस हवाले से आप?
जी बिल्कुल, देखें आप पिछले ख़ास तौर पे 10 साल में जो जितना ज़्यादा आपका टेम्परेचर चेंज हुआ है, जितने ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स आपके पूरी दुनिया में हो रहे हैं, उससे बहुत एविडेंट है कि ये जो क्लेम इस रिपोर्ट में आया है, ये इसमें कोई झूठ नज़र नहीं आता, क्योंकि ये ऑफ कोर्स ये डेटा पे बेस्ड है, और जो आपका डेटा है, जो साइंस होती है, वो आपको बताती है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बताती है। तो पिछले 10 सालों में अगर आप देखें तो बहुत तेज़ी से जो है वो आपके क्लाइमेट एक्सट्रीम्स बढ़े हैं, आपका दर्जा हरारत, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ती जा रही है, जैसा कि रिपोर्ट जिसको आप रेफ़र कर रही हैं, 1.5 डिग्री सेल्सियस 2 डेटा सेट्स के मुताबिक उस 1.5 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गया है अब प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो टेम्परेचर है, जो कि टारगेट था पेरिस एग्रीमेंट के अंदर 2015 में, जो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान एग्रीमेंट था कि हमें जो है कंटेन करना है 1.5 डिग्री से ऊपर ना टेम्परेचर बढ़े। तो वो थ्रेशोल्ड तो क्रॉस हो गया, जो कि बहुत अलार्मिंग है। और इसके इम्पैक्ट आप पूरी दुनिया में देखें, आप पीछे देखें कि पाकिस्तान में आप फ्लडिंग देखें, हीट वेव देखें, कनेडियन वाइल्ड फायर्स आपने पिछले साल देखी, इसी तरह के ये कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस के वाइल्ड इलाके फायर तो सारे हम में अभी आप देख रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में कितना ज़्यादा मुतासिर करेगी, ख़ासतौर पर अमेरिका में भी। कल पाकिस्तान से भी खबर आई थी, वहाँ पर भी इस्लामाबाद के करीब वाइल्ड फायर में जंगल में आग लगी है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं मरीम साहिबा। हिद्दत दुनिया की बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आपने बताया कि 1.5 सेल्सियस का टारगेट रखा था, वो क्रॉस कर गया। 2024 में बड़ी बड़ी इस हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से समिट भी हुई थी, उसमें भी बड़ी बड़ी बातें की गई थी। पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें तो सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में पाकिस्तान शामिल है, और हमारा जो कार्बन गैसेस का अखराज है उसमें रोल इंतहाई ना होने के बराबर है। यहाँ पर हम स्मोक को भी देख रहे हैं उसके बाद में, और मौसमियाती हिद्दत भी देख रहे हैं, बारिशें, सैलाब, सब कुछ ही यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह के ममालिक की मदद करने के लिए और रोकथाम के लिए इक़दाम क्या होने चाहिए आप समझती हैं? इंटरनेशनल पावर्स जो है वो क्या इक़दाम करें? जी बिल्कुल, इस सवाल के जो है वो दो तरह के जवाब बनते हैं। एक तो इंटरनेशनल लेवल पे, ऑफ कोर्स आप ग्लोबल लेवल पे देखें तो पाकिस्तान की, जैसा कि आपने कहा, इतनी एमिशंस नहीं हैं, और पाकिस्तान बहुत वल्नरेबल कंट्री है जिसमें फ्लडिंग, हीट वेव्स, ड्राउट आप देखें सिंध के इलाके में होते हैं, सी लेवल राइज भी उसके भी इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो जो लॉस एंड डैमेज फंड है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज ने वादा किया था खुद कि वो देंगे, और ये एक उस पर कमेटीज़ भी बनाई गई हैं, तो उसमें कंट्रीब्यूट तो उन्होंने किया है, लेकिन वो बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है कमेटी के साथ जो है वो ये एम्फसाइज हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पे कर रहे हैं, जो कि बाकू में भी इस साल हुई थी, कि आप जो हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ना डेट फ्री लोन्स हमारे होने चाहिए, ताकि ये लोन की फॉर्म में दे रहे हैं, वर्ल्ड बैंक आपको देगा, और ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है जो कंट्रीब्यूट भी कंट्रीज़ ने किया है। तो ऑफ कोर्स एक तो एक्सेसिबल फंड होने चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ से, और फंड ज़्यादा होने चाहिए, ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे हम काम कर सकें, यानी कि क्लीन टेक्नोलॉजी हमारी इंडस्ट्रीज़ में इंट्रोड्यूस करवा सकें। रिन्यूएबल की तरफ मूव करने के लिए हमारे पास कोयला तो है, लेकिन रिन्यूएबल की तरफ हम तब मूव कर सकते हैं जब हमारे पास फंड्स हों कि हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकें, और ये पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलप वर्ल्ड ने देना था, यानी कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो ख़ास तौर पर यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने जा रही है, इसमें जो ट्रम्प साहब हैं वो कोई क्लाइमेट चेंज के एजेंडा पर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते, और उनके बहुत ज़्यादा ऑयल और गैसेस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में जिनको वो करने का इरादा रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो लॉस एंड डैमेज फंड में जो मज़ीद फंड कंट्रीब्यूट करने की बात होगी, उसकी तो उम्मीद अब उतनी रखनी नहीं चाहिए। और एक सुपर पावर काइंड ऑफ अमेरिका है, चाइना के साथ है, तो एक अगर सुपर पावर जो है वो स्टेप बैक करती है तो उसका इम्पैक्ट भी बाकी डेवलप कंट्री भी उसका असर लेते हैं कि एक कंट्री नहीं कंट्रीब्यूट करा तो हम क्यों इतना कंट्रीब्यूट करें। तो ये एक स्ट्रगल है जो कि मेरा ख्याल है डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ को, पाकिस्तान समेत जो है वो इसकी कोशिश के लिए लड़ते रहना होगा। अगली कॉप पे देखते हैं कि इसके क्या रिजल्ट्स होंगे। दूसरा जो है वो लोकल लेवल पे हमारा है कि हमें अपना किबला भी मुल्क में दुरुस्त करना है। जो बहुत सस्ता तरीका हम कर सकते हैं कि हर हुकूमत जो है वो दरख्त लगाने पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे। आप जो आपकी व्हीकल्स हैं, आपने स्मोक का जिक्र किया, तो ट्रांसपोर्टेशन पे इन्वेस्ट करे, सस्टेनेबल पे, जो गाड़ियों के इंजन हैं उस पे करे। गवर्नेंस के हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर के मसले हैं। ऐसी हुकूमत पॉलिसी बनाए जिसमें ये रूल रखते हैं कि हर घर में एक दरख्त इंडिजिनस जो आपका लोकल दरख्त होते हैं वो ज़रूर हो, वरना घरों को भी फाइन करें। कम से कम ये लोग खुद भी अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं कि एक दरख्त तो आप लगा के उसका ख्याल कर सकते हैं। कॉन्क्रीट का जंगल आप देखें कि शहरों में बने हुए हैं। इसी तरह आप देखें कि जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उन पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। उनकी EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की आई डोंट नो गवर्नमेंट में बैठा कौन कर रहा होता है, वो कैसे इतने बड़े बड़े
प्रोजेक्ट इंप्रूव करते हैं वो अप्रूव कर देते हैं और फिर चेक भी नहीं करते कि उनने जो है वो उतनी प्लांटेशन की है जितना वो वेजिटेशन कवर रिमूव करें। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रही है, एक दरख्त हम सबकी जिम्मेदारी है, घर में होना भी चाहिए। और इस हवाले से ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से इक़दाम हुकूमत ने भी किए। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात मरीम साहबा वो ये कि आपने बताया कि जो इंजन्स हैं, जो व्हीकल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा गैसेस का अखराज करती हैं, धुएँ को रोकना चाहिए बढ़ने से। इलेक्ट्रिक इंजन की तरफ दुनिया आ रही है, पाकिस्तान भी अब आ रहा है बहुत तेज़ी के साथ। कितनी तेज़ी के साथ आप क्या समझती हैं 2025 में कम्प्लीटली इस पर शिफ्ट हो जाना चाहिए अगर इस शिद्दत को मज़ीद बढ़ने से रोकना है? जी, ये काफ़ी डिबेटेबल है जब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए, जहाँ पर ये मेट्रो या ऑरेंज लाइन या इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उसमें तो आप इलेक्ट्रिक बसेस का सोच सकते हैं। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी जैसे है, मैं काफ़ी शोज़ पे ये बात कर चुकी हूँ कि मुझे इस पर काफ़ी ऑब्जेक्शन है कि ये एक एलीट कैप्चर को शो करती है कि अमीर लोग ही ये अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह की गाड़ियाँ और बाइक्स। आप देखेंगे एक रिक्शा चलाने वाला जो घर से निकलता है या एक टैक्सी वाला है, वो उनके इंजन पहले से इतना ख़राब है, वो रोज़गार रोज़ उन्हें कमा के लाना होता है, अपनी फैमिली को फीड करना होता है, वो कहाँ अफोर्ड कर सकेंगे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही डम आइडिया था जिसने भी ये पॉलिसी बनाते हुए दिया है। ये सिर्फ एलीट क्लास कर सकती है, उनके ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं कि वो इस तरह की अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ज़रूर करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि जो आपके इंजन हैं उनकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए, जो पुराने इंजन हैं उनको गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट ना इशू किए जाएं, फ्यूल क्वालिटी के ऊपर तवज्जो दी जाए, जो गवर्नेंस के आपके मसले हैं इम्प्लीमेंटेशन कराने के खास तौर पर उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो डूएबल। मरियम बिल्कुल बिल्कुल मरियम, एक्चुअली वक्त की कमी है, लेकिन मैं एक बड़ा ही अहम सवाल आपसे करना चाहूँगी। सारे सोशल मीडिया पे, सारे मेन स्ट्रीम मीडियाज़ पे आजकल एक न्यूज़ बहुत वायरल है लॉस एंजलिस फायर के हवाले से, आपको पता होगा, और इस पर ये भी बात की जा रही है कि ये भी एक क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। मैं चाहूँगी कि आप इस पर भी बात करें, इस पर रोशनी डालें। क्या हकीकतन ऐसा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये आग लगी है? जी, बिल्कुल, इसमें 2 तरह की फैक्टर्स हैं। एक तो जो खबर में बताया भी गया था कि कुछ लोग पकड़े गए हैं और कुछ कंट्रोवर्सी भी चल रही है। आई एम नॉट श्योर कि उसमें कितनी सदाकत है, लेकिन अगर आप सदर्न कैलिफोर्निया का इलाका देखें सारा, तो पिछले 10 सालों से ड्राउट लाइक कंडीशंस थी और 2022 से 2023 के दरमियान जो है वो थोड़ी बारिशें हुई थी, जिसकी वजह से वेजिटेशन कवर आपका वहाँ पे बढ़ गया था। लेकिन 1 साल फिर से ड्राउट रहा 2023 से 2024 तक, तो वो जो झाड़ियाँ उगी थी वो बिल्कुल खुश्क हो गई थी और बिल्कुल बारिशें नहीं हो रही थी 1 साल से। तो वो एक परफेक्ट कंडीशन पैदा हो गई थी फिर आपकी हवाओं के साथ कि वहाँ पे जो है वो आग पकड़ ली थी। लेकिन मल्टीपल फैक्टर्स उसमें ये फिर हुए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वो स्टार्ट तो ही 2 इलाकों में, इथोन और पैराडाइज, 2 ऐसे इलाके हैं जहाँ पे क्लाइमेट चेंज फैक्टर्स हैं, ये अथॉरिटीज़ ने कंफर्म भी किया उस वजह से। और पास ही उनके जो है जो पावर हाउसेस थे वो करीब थे जब आग स्टार्ट हुई, जहाँ से स्टार्ट हुई, तो इस वजह से वो आपकी जो डेफिस्टेशन है वो लार्ज स्केल पे हुई है। लेकिन ऑफ कोर्स इसका 2 जगहों पे जो अभी तक अथॉरिटीज़ ने कंफर्म किया, ड्राउट लाइक कंडीशंस की वजह से आपको पता होता है कि जब एक खुश्कसाली हो और बुशेस होती हैं वो ड्राई, तो एक दफ़ा अगर आग पकड़ ले आपके हाई टेम्परेचर्स की वजह से तो वो फिर बहुत तेज़ी से फैलती है, क्योंकि एक परफेक्ट कंडीशन होती है खुश्कसाली में आग को मज़ीद फैलने के लिए। तो डेफिनेटली जो आपकी क्लाइमेट चेंज होता है वो कंट्रीब्यूट करता है आपकी वाइल्ड फायर्स के अंदर। जी, थैंक यू सो वेरी मच मरियम शबीर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए और इतनी डिटेल में हमें सारी चीज़ें बता, बहुत बहुत शुक्रिया। सो भाई, क्लाइमेट चेंज जो है ना वो वाकई एक ज़बरदस्त इशू बनता चला जा रहा है पूरी दुनिया, और सबसे बड़ा इशू है। हर साल बैठते भी हैं, COP28 भी साल हुई थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 1.5 डिग्री सेल्सियस जो हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं, पिछले 2015 से देख रहे हैं, अब तो वो क्रॉस हो गया है। इसको भी बड़ा डेंजरस है और अब इसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। और लेकिन हमें अभी जो राइट नाउ करना है वो लेना एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम शो में बात कर लेते हैं कुछ खलाई तहकीक की, जिसमें पाकिस्तान ने अहम पेशरफ्त की है। आज से 2 दिन बाद यानी 17 जनवरी को सुपारको की जानिब से पाकिस्तान के पहले इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट यानी EO1 चीन की चीचुआन सैटेलाइट से लॉन्च किया जा रहा है, जो बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम पेशरफ्त है। से हम तो सिर्फ सुन रहे थे ना कि फलाना मुल्क ने लॉन्च कर दिया, पड़ोसी ममालिक में ये हो रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान से भी भाई ऐसी खबरें आना शुरू हो गई हैं। हम स्पेस टेक्नोलॉजी में बाकी दुनिया के साथ अब मुकाबला करना शुरू हो गए हैं, जिसमें बिल्कुल माहौलियाती, ज़राई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें मदद जो है वो मिल सकेगी। और पाकिस्तान की जो मौजूदा कुदरती वसाइल की निगरानी है और उनके इंतजामात में बेहतरी का जो इम्कान है, वो इस सेटेलाइट ऑपरेशन को शोबा ज़राअत
सैटेलाइट के थ्रू जो हमने मर्ज किया है वो बहुत ही अहम उसके लिए बड़ा इनकलाबी इक़दाम करार दिया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि सैटेलाइट के थ्रू हम ये मालूम कर सकेंगे कि कौन सी ऐसी ज़मीन है पाकिस्तान में जो खेती बाड़ी के काबिल है, और भी बहुत सारे क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी मॉनिटरिंग होगी। और ये भी बातें सामने आ रही हैं कि 12 घंटे से भी कम वक्त में जो स्पेक्ट्रल इमेजिंग है उसकी सहूलियत फराहम करेगा। वाओ, बिल्कुल, और बड़ा इनकलाबी इक़दाम है ये पाकिस्तान के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अस्पाको के डिप्टी चीफ मैनेजर अशफाक अमजद साहब जो है वो मौजूद हैं और हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। वेलकम टू द शो। और सबसे पहले तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जो लिया गया है, हम चाहेंगे कि आप खुद थोड़ा सा इसकी डिटेल्स हमें बताएं। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से पूरी कौम को इतला देना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान का पहला फर्स्ट इंडिजीनियस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 1 सेटेलाइट है और ये कंप्लीट मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में ही बनाई गया और इसकी तमाम टेस्टिंग कंप्लीट हो के इसको चाइना के शीचुआन लॉन्च सेंटर के अंदर पहुंचा दिया गया और जिसकी सारी टेस्टिंग आखिरी मराहिल के अंदर है और इंशाल्लाह 17 जनवरी 2025 को पूरी कौम को एक खुशखबरी मिलेगी। बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और इसका जो सबसे अहम पहलू है वो इसकी एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि ये जो है हमारे मुल्क के ज़रूरी शोबे के अंदर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जिसके अंदर हमारी जो क्रॉप्स पैदा हो रही हैं और फिर उसके बाद उसकी क्वालिटी क्या है और उसके साथ साथ जो इसका सबसे बड़ा फ़ीचर होगा क्योंकि फूड सिक्योरिटी है कि किस तरह से हमारी जो अजनास हैं उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो और किस तरह से इसको इन लैंड्स को किस तरह सही तरीक़ेकार से इस्तेमाल किया जाए। तो इसका जो डेटा है वो कई सारी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होगा। और सेकंड बात इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि क्योंकि हमारा मुल्क जो है अब वो तरक्की की तरफ गामज़न है और उसके साथ साथ हमें अपने लॉजिस्टिक इम्प्रूवमेंट्स के लिए काफ़ी सारे इक़दाम करने, इसके लिए हमें पूरे मुल्क की मॉनिटरिंग, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमें अर्बन स्प्रॉल की मॉनिटरिंग के भाई किस तरह से रिसोर्सेज को जहाँ पे यूटिलाइज़ करना चाहिए वहाँ करा जाएगा। तो ये सब इसके बहुत अहम फ़वाइद हैं जो कि इसके लॉन्च के बाद इस पूरे मुल्क के अंदर काफ़ी ये हमारी सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी अहम किरदार अदा करेगा। और सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट में जब इस तरह के प्रोग्राम्स इंडिजीनियस किए जाते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी लोकल इंडस्ट्री भी ग्रूम होती है, क्योंकि उसके एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए कई सारे इंस्टीट्यूट्स की रिक्वायरमेंट होगी जो इस डेटा को इस्तेमाल करने के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो ये काफ़ी अहम माइलस्टोन है पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम। बड़ा अहम माइलस्टोन है, जैसे आपने बताया कि फील्ड है जिनके लिए ये कुछ हम ज़राअत की बात कर लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शोबा है जो ज़राअत से वाबस्ता है। पाकिस्तान की 65% आबादी जो है वो देहातों पर वाबस्ता है। तो कितना एग्रीकल्चर साइड को ये सपोर्ट करने जा रहा है ये जो मिशन है? एग्रीकल्चर सपोर्ट के लिए जो अहम ज़रूरत होती है वो सबसे पहले ज़रूरत होती है कि उसकी जो नेसेसरी सपोर्ट है वो उसको प्रोवाइड की जाए, जैसे कि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इससे एसोसिएटेड होगी इस शोबे से, आपकी जो सॉइल की क्वालिटी है वो उस पर होगी और फिर उसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंजेस के इफेक्ट्स आ रहे हैं उसकी क्वालिटी के ऊपर, जितनी तेज़ी से फ्लड आ रहे हैं, ज़मीन खराब हो रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कैसी निशानदेही होगी कि जी आप इस जगह पे अब हैं वो फार्मिंग करें, यहाँ पर ना करें, ये तो कम से कम निशानदेही होगी ना? जी बिल्कुल, इसके अंदर ये सारी निशानदेही के साथ ये आइडेंटिफाई भी करेगा कि किन एरियाज़ के अंदर इफेक्ट हो चुका है और किस में होने जा रहे हैं, यानी डिटेक्शन भी है और फिर उसके बाद उसकी प्रेडिक्शन भी है। तो अशफाक साहब ये काम करेगा लाइक के जो ये ज़राअत का खेती-बाड़ी का शोबा है ये उनके हाथ में जो बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल ठीक है, तो उनके लिए ये किस तरह से आइडेंटिफिकेशन होगी, वो किस तरह से आपसे राब्ते में होंगे, उन तक ये बात किस तरह से आप पहुँचाएँगे? असल में जो हमारा फार्मर है वो अनफॉर्चुनेटली उसकी लिटरेसी रेट इतना नहीं है, ये आपकी बात सही है, लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो इनको नेसेसरी प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट, क्योंकि एक फार्मर इसमें इफेक्ट नहीं होगा, इसमें पूरा एक रीजन इफेक्ट होता है जब भी कोई चीज़ होती है। तो उस लिहाज से जो कंट्रोल्स और इक़दाम किए जाएंगे इंशाल्लाह बड़े क्लोज कोलैबोरेशन में किए जाएंगे।
राइट। अच्छा, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से बताइएगा, इससे क्या फ़वाइद पाकिस्तान को हासिल हो सकते हैं? अब ये देखिए कि इतना अहम पहलू है पाकिस्तान के अंदर कि जब भी हमारी इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब भी हमारी कोई इंपोर्ट होती है ना किसी चीज़ की, तो हमारी लोकल डेवलपमेंट रुक जाती है। पहला पॉइंट ये। तो जब आपके इंडिजिनस प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं तो उसके अंदर कई सारे आउटसोर्सिंग पार्टनर्स डेवलप किए जाते हैं जो होते हैं साथ के साथ, जो कि इसकी तैयारी में भी अपना सपोर्ट देते हैं। और दूसरी चीज़ ये जो बार बार बात हो रही है हमारी एप्लीकेशंस की, तो इसके ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि AI ड्रिवन सॉफ्टवेयर्स होंगे जो कि कई सारी एप्लीकेशन, क्योंकि इसको कोई एक कंपनी डेवलप नहीं कर सकती, इसकी एप्लीकेशंस लादाद हैं, जैसे रोड की कनेक्टिविटी, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर उसके बाद क्रॉप की एस्टिमेशन। तो जैसे मैडम ने सवाल किया कि ये किस तरह से फार्मर को एक्सेस होगा, तो हमारे पास जब ये डेटा अवेलेबल होगा तो और प्राइवेट सेक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे एप्लीकेशंस डेवलपमेंट के तहत, तो वो काफ़ी सारी एक्सेसिबिलिटी हमारे एक एंड यूज़र को मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा क्लाइमेट से बात करें, क्योंकि आपको पता है ना आजकल जो लॉस एंजलिस में इतनी आग लगी हुई है, और मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि अभी तो चेंज आना शुरू हुआ है और ये खुदा न खास्ता आगे बढ़ सकता है। सो ये आपका जो प्रोजेक्ट है ये किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के साथ काम करेगा, और क्या हमें क्लाइमेट चेंज को लेकर जो इक़दाम उठाने चाहिए, क्या उसमें ये हमें हेल्प कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, पहले से वार्न कर दे कि यहाँ इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई है, डिजास्टर होने वाला है या कोई खुदा न खास्ता कोई जी। देखें, हमेशा डिज़ास्टर के ना एक इनिशियल इफेक्ट्स जनरेट होते हैं जी, ठीक है, तो उसके ऊपर हमारे कंप्लीट जो हमारा NDMA PDMA है वो इसके साथ आगे जाके दिनों में फीडबैक के तौर पे रहेंगे, जिसमें एक इनिशियल रूट कॉज एनालिसिस के तहत यानी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है वो एक ग्राउंड की टीम जो हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट ग्रुप है वो उसके साथ क्लोज कोऑपरेशन में काम करेगा। अच्छा, बड़े शॉर्टली टाइम में मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग की सलाहियत भी है इसमें, ज़रा इस पर भी रोशनी डालिए। बेसिकली कैमरेज होते हैं और कैमरेज के अंदर अलग अलग सेंसर्स होते हैं और हर सेंसर ख़ास एप्लीकेशन के लिहाज से डिज़ाइन होता है। जैसे कि हमने बताया कि आपको एग्रीकल्चर के लिए एक टाइप ऑफ सेंसर्स हैं, अर्बन प्लानिंग के लिए एक सॉर्ट ऑफ सेंसर्स हैं, फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जिसमें फ्लड डिटेक्शन है, लैंडस्लाइड्स हैं, आपके अर्थक्वेक्स हैं, तो ये सेंसर्स जो हैं अपने डेटा के तहत ग्राउंड के ऊपर डेटा दे रहे होते हैं और फिर एप्लीकेशंस उसको प्रोसेस करके निकाली जाती हैं। तो ये इस तरीके से। राइट। सुपार्को के मज़ीद इससे रिलेटेड क्या प्लान्स हैं, क्या मिशंस हैं जो आप लोग आने वाले दिनों में लॉन्च करने वाले हैं? सुपार्को के देखिए इस चीज़ में जो अभी हमारा सारा फोकस है अभी वो इस मिशन के ऊपर है, और इस मिशन की सक्सेस जो है वो आगे हमारे काफ़ी सारे एवेन्यूज़ को ओपन करेगी, जिसमें हमारा नेशनल स्पेस पॉलिसी जो कि अनाउंस हो चुकी है और उसके तहत जो सस्टेनेबल गोल्स हैं और आपके पास सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मेजर एस्पेक्ट है उस पर हम काफ़ी ज़्यादा काम करेंगे इंशाल्लाह सैटेलाइट के लॉन्च के बाद। ठीक है, बहुत बड़े इकदाम करने जा रहे हैं, बड़ी खुशखबरियाँ भी सुना दी हैं कि कितनी डेवलपमेंट पाकिस्तान भी इस टेक्नोलॉजी में लेके आने वाला है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अशफाक अमजद साहब बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। सो जनाब, पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज़बरदस्त ये खुशखबरी है। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हो रही हूँ इस चीज़ को लेके कि भाई अब हम भी बता सकेंगे हमने भी कुछ लॉन्च किया है। बिल्कुल ऐसी और ऐसा लॉन्च किया है जो बिल्कुल सही दुरुस्त काम कर रहा है। माजी में भी अब तजुर्बात हम देख रहे हैं तो अच्छे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वक्त हो गया है एक ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब। अब वक्त हुआ जाता है वेदर अपडेट्स का। आज बुध के रोज़ मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी रहने का इम्कान है। पंजाब के बेशतर अजला और बालाई सिंध में सुबह धुंध छाई रही, जो सूरज तुलू होने के बाद अब भी कम हुई है, जबकि आज रात भी धुंध छाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी भी एक्सपेक्टेड है। अहम शहरों की दर्जे हरारत की बात करूँ तो आज हमारे शहर
का जो टेम्परेचर है कराची का वो मिनिमम होगा 11 और मैक्सिमम जो आएगा 26 डिग्री तक। स्काई जो है वो क्लियर रहेगा, सूरज चमकता रहेगा। लेकर चलते हैं आपको हैदराबाद। तो हैदराबाद में जो आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 11, पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान, यानी कि सूरज की आंख मचोली जारी रहेगी। मैक्सिमम जाएगा 24 डिग्री तक। सो मीरपुर ख़ास की बात करें तो मीरपुर ख़ास में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 9 और मैक्सिमम जाएगा 24 डिग्री तक और सूरज जो है वो चमकता रहेगा। नवाबशाह की बात करें तो नवाबशाह में भी सर्दी रहेगी, सर्द हवाएं जारी रहेंगी। मिनिमम टेम्परेचर जो एक्सपेक्टेड है वो है 8 और मैक्सिमम जाएगा 23 डिग्री तक। लाड़काना की बात करूं तो लाड़काना में जो आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 8 और मैक्सिमम जाएगा 25 डिग्री तक। गवादर में जबकि बादलों का राज रहेगा और बादलों के राज के साथ टेम्परेचर मिनिमम एक्सपेक्टेड है 15 और मैक्सिमम जाएगा 24 डिग्री तक। स्काई जबकि क्लियर रहेगा। क्वेटा में भी बादलों का राज बरकरार रहेगा, सर्द हवाएं चलती रहेंगी जबकि मिनिमम दर्जा हरारत जो है वो -4 एक्सपेक्टेड है, मैक्सिमम जाएगा 9 तक और क्लाउडी रहने का इम्कान यानी कि बादल रहेंगे। मुल्तान में जबकि जो मिनिमम दर्जा हरारत एक्सपेक्टेड है वो है 7 और मैक्सिमम जाएगा 21, यहाँ पर स्काई क्लियर रहेगा। लेकर चलते हैं आपको लाहौर। तो लाहौर में आज जो मिनिमम टेम्परेचर है वो है जनाब 5 और मैक्सिमम जाएगा 17 डिग्री तक जबकि बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी। फैसलाबाद लेकर चलें आपको। तो फैसलाबाद में आज जो मिनिमम टेम्परेचर है वो होगा 6 और मैक्सिमम जाएगा 19 डिग्री तक और यहाँ पर भी पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान। शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद में सर्द हवाओं के साथ साथ जो आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 5 और मैक्सिमम जाएगा 19 डिग्री तक। पार्टली क्लाउडी रहेगा यानी कि हवा जो है वो चलती रहेगी। मरी यानी कि वहीं पड़ोस में मरी का जो आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 3 और मैक्सिमम जाएगा 11 डिग्री तक। स्काई जो है वो क्लियर रहने का इम्कान। जबकि पेशावर में बादलों का राज रहेगा, बादल छाए रहेंगे। पेशावर बड़ा अच्छा सुहाना रहेगा। मिनिमम जो टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो होगा 4 और मैक्सिमम जाएगा 21 डिग्री तक। स्काई यहाँ पर भी क्लियर रहेगा। मुजफ्फराबाद में जबकि जो आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 4 और मैक्सिमम जाएगा 19 डिग्री तक। स्काई जो है वो क्लियर रहेगा। और आखिर में स्कर्दू में जो आज मिनिमम दर्जे हरारत एक्सपेक्टेड है वो है -14, जी हाँ, और मैक्सिमम भी है वो -5 तक जाएगा जबकि स्काई क्लियर रहेगा। लेकिन अगर इतना टेम्परेचर है तो ऑब्वियसली सूरज के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और अब जनाब बात करेंगे हम हीरो पाकिस्तान की। सो हीरो पाकिस्तान में आज कौन मौजूद है? ओवर टू यू जवाद। बिल्कुल, हीरो पाकिस्तान में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं पाकिस्तानी ग्रीन चीता से। ये वही ग्रीन चीता है, ग्रीन चीता के नाम से मशहूर हैं समीर अली, जो कि एक रेसलर हैं, किक बॉक्सर हैं, मार्शल आर्ट्स भी बहुत अच्छा खेलते हैं, जिन्होंने हालिया दिनों में नेपाल में होने वाले एशियन गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, सिल्वर मेडल जीता, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और आपको ये भी बताते चलें कि समीर अली का ये तीसरा बैनुल अक़वामी मेडल है। इससे कबल वो आज़रबाईजान साउथ एशियन चैम्पियनशिप जीत चुके हैं। उनकी ये कामयाबी पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज़ है। तो सुमेर हमारे साथ मौजूद हैं, आए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो माशाल्लाह भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बेल्ट जो हैं वो नज़र आ रही हैं आपको। मेडल भी उन्होंने मेडल्स भी हैं पाकिस्तान के लिए। तो आपने एशियन गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, इतने मेडल्स आपने लिए हैं, इतना बड़ा एजाज़ आपने जीता है। हाउस ऑफ फीलिंग, क्या फीलिंग आ रही है? उस टाइम तो बहुत खुशी होती है। मतलब फर्स्ट नहीं आ सका, मुझे अफसोस की बात है, खाली बस फर्स्ट ही आ सका। इंडियन से लास्ट में फाइनल मैच इंडियन से हार गया था अपना में सवाल से। कहाँ आपको लगा, रियलाइज़ होता होगा ना हार के बाद में कि यार मैं इस जगह पे, ये वो पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट क्या था जिस पे आपको लगा हो ये गलती हो गई थी, या वो लकी साबित हुए थे इंडियन प्लेयर? असल में इंडिया में ये होता है, नेपाल में टूर्नामेंट होता है जो वो इंडिया के सपोर्ट करते हैं। असल में ये पॉइंट का गेम होता है, उसमें चीटिंग भी हो सकती है, बहुत सारी चीटिंग भी हो सकती है। चीटिंग भी हो सकती है, हाँ। चीटिंग हुई थी? हो सकती है। नहीं हुई थी आपके साथ जो मैच? मुझे तो लग रहा था हुई थी। अच्छा, आपको लग रहा था चीटिंग हुई थी? खुल के बताएं चीटिंग हुई थी, वरना आप जीत जाते यकीनी तौर पे इंशाल्लाह। और वहाँ पर अच्छा ये बताएं, बहरहाल सिल्वर मेडल ही आपने पाकिस्तान के लिए विन किया, मेडल ही होता है, तमगा लेके आए। एब्सोल्युटली ऐसे ही है। रिस्पॉन्स कैसा मिला लोगों का? पाकिस्तान को पता है क्रिकेट के अलावा किसी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं है। अब तो आ रहा है, देखिए अरशद नदीम को कितना पाकिस्तानी कौम अप्रिशिएट करेगी। पर हमारी हॉकी की टीम दोबारा से कितना अच्छा जा रहा है, और अदरवाइज भी, और बोल्ड के प्लेटफॉर्म से स्पेशली जब हम कितने लोगों को इंट्रोड्यूस, आप भी यहाँ पर हैं, तो आपको लगता है कि अब रिस्पॉन्स आ रहा है? यहाँ पे पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा किसी को रिस्पॉन्स आ नहीं सकता कभी। कोई बहुत सी स्पोर्ट्स है, किक बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया,
MMA हो गया, बहुत से स्पोर्ट्स है। देखिए समीर, आप एक नेशनल टेलीविजन पे बैठे हैं, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, ये रिस्पांस ही है ना, और क्या है? रिस्पांस अच्छा, गवर्नमेंट का रिस्पांस नहीं मिलता ना हमें। अच्छा, अभी नहीं मिला उस तरीके से, नहीं मिला जितनी तवक्कुआत थी। बिल्कुल भी नहीं मिला कि थोड़ी बहुत सपोर्ट है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप यानी कि अपने बलबूते पे ही ये जो एशियन गेम आप में गए, उसमें किसी किस्म की कुछ सपोर्ट नहीं थी? प्राइवेट स्पॉन्सर थे मेरे पास, खाली इसमें प्राइवेट स्पॉन्सर थे सारे से। क्या था, अल-खिदमत फाउंडेशन के CEO साहब ने नवीद अली बेग साहब में टिकट करके दी मेरे को प्राइवेट। और इसके अलावा हमारे अमीर ज़िला है अफजल हाज साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वाई वेस्ट के, उन्होंने हेल्प की थी मेरी। अच्छा चलिए, कुछ ट्रेनिंग्स की बात कि भाई इतना जब आप जीत के आएँ तो ऑब्वियसली कुछ ज़बरदस्त ट्रेनिंग्स भी की होंगी, एक्सरसाइजेज होंगी, डाइट होगी, उस हवाले से ज़रा बात करें, अंदर की ज़रा बातें बताएं, कितनी स्ट्रेंथ कैसे डेवलप की? डाइट तो जैसे आप वो खाते वही होती है, बस इसमें एग्स वगैरह और ऐड हो जाते हैं, मतलब प्रोटीन डाइट ज़्यादा होती है। अच्छा, हो जाती है। और ट्रेनिंग करते करते मैं 5 साल की उम्र से ट्रेनिंग करता आ रहा हूँ, चीज़ ब्लैक बेल्ट लिया है मैंने, एजुकेशन में ब्लैक बेल्ट हूँ। तो कितने घंटे ट्रेनिंग्स में लगाते हैं डेली बेसिस पे? 2 घंटे डेली होते हैं मेरे। अच्छा समीर, एशियन गेम्स में तो मेडल आप लेके आ गए हैं, यकीनी तौर पे इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि जो नेक्स्ट एशियन गेम है उसमें आप गोल्ड मेडल लेकर आए इंशाल्लाह। तो फर्दर फ्यूचर में अभी आपकी कौन से ऐसे इवेंट है जिसके लिए आप तैयारी करने जा रहे हैं? अभी होने वाले वर्ल्ड गेम की तैयारी में लगे हुए इंशाल्लाह। वर्ल्ड गेम आने वाले बहुत जल्द, उसकी तैयारी में लगे हम। अच्छा, लेकिन अभी आपने मुझे वो, अब मेरा जवाब आधा बाकी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स का। मैं जानना चाहती हूँ वाकई कि कौन सी ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं, क्योंकि देखिए इस वक्त आप जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं ना, बहुत सारे लड़के आपको देख के ना मोटिवेट हो रहे हैं और वही जानना चाहते हैं और फिर ना गलत हाथों में लग जाते हैं, गलत ट्रेनिंग्स करना शुरू हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगी आप उन लड़कों को, उन लड़कियों को भी गाइड करें जो इस फील्ड में आना चाहते हैं कि क्या ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं, कितना टाइम ट्रेनिंग्स को देना चाहिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो कितना टाइम पढ़ाई को देते हैं। आप अपना टाइम टेबल थोड़ा सा शेयर करें हमारे साथ। देखिए, मैं प्राइवेट जॉब तो करता हूँ, सेक्टर में कंपनी जॉब करता हूँ। इसके अलावा आने के बाद मैं 5 बजे छुट्टी होती है मेरे, वहाँ से आने के बाद 2 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ, फिर उसके बाद जिम जाता हूँ। 2 घंटा जिम में देते हैं, 1 घंटा जिम में देते हैं हम लोग। इसके बाद यही रूटीन होती है हमारी रेगुलर की। अच्छा, तो रनिंग 1 किलोमीटर होती है रेगुलर रोज़ की होती है। तो कभी आप चीट डे वगैरह करते हैं कुछ, या रेगुलर अपना जो प्रोटोकॉल चल रहा है, जो टाइम टेबल चल रहा है वही फॉलो होता है? वही जो टाइम टेबल चल रहा है वही फॉलो होता है। चीट डे नहीं आता? नहीं। अच्छा, बॉक्सिंग, रेसलिंग और मार्शल आर्ट्स, ये तीनों की अलग अलग ट्रेनिंग करते हैं। इसमें आप डेज आपने डिफाइन किए हैं कि आज बॉक्सिंग डे है और आज रेसलिंग के हवाले से उन्होंने बताना नहीं, आप कुछ भी कर लें उन्होंने ट्रेनिंग्स के बारे में नहीं बताना। क्या इसमें भी कोई आप चाहते हैं कि अपनी ट्रेनिंग एक्सपोज ना करें, कोई इसमें खास बात है? नहीं, मैं शुरू से मैं करता था मार्शल आर्ट, क्वेश्चन में ब्लैक बेल्ट हूँ ना मैं जी। स्टार्टिंग वाली थी मैंने, असल में नाना बॉक्सर थे ना, उन्होंने सीखते थे। मेरे बड़े बीच वाले भाई थे मेरे, जो मेरे लेगेसी है जिसको आप लेके आगे। अच्छा, तो नाना आपके क्या बॉक्सर थे? अच्छा, ओके। जो मेरे बीच वाले भाई थे, पहले वो कराटे सीखने गए थे क्वेश्चन में, फिर भाई बीच वाला भाई मेरे को लेके गए, फिर बड़े भाई गए, तीनों भाई से फील्ड थे तारुट पे। अच्छा, तो बस आपके ब्लड में ही था ना स्पोर्ट्स, लेगेसी को आप लेके आगे चलो। फाइनली फिर आप तो मेडल भी लेके आना शुरू हो गए, बेल्ट भी लेके आना शुरू हो गए। आप वही सोनिया ने भी पूछा, मैं भी पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा बताएं, रेसलिंग, मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग सब एक ही दिन में तीनों की करते हैं? इसके लिए आप दिन डिफाइन किए? दिन रखे हुए, इसमें 2 दिन रखे हुए सबके लिए। 2 दिन रखते, 2 दिन मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग होती है, 2 दिन रेसलिंग की होती है, 2 दिन किक बॉक्सिंग की होती है, संडे का रेस्ट का दिन होता है जी। अच्छा, वैसे आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो और डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, अलावा क्रिकेट की मैं बात करूँगी, कि उनको कुछ सपोर्ट हासिल है? नहीं, पाकिस्तान में सपोर्ट हासिल नहीं है किसी चीज़, कोई भी स्पोर्ट्स को, क्रिकेट के अलावा बस। कहाँ आप देख रहे हैं कि फुकदान है कुछ ऐसा? ज़ाहिर आप प्लेयर हैं, मेडल लेके आ रहे हैं, हुकूमत नहीं देख रही, किस तरह उन्हें झंझोड़ा जाए? अरशद नदीम तो कामयाब हो गए, आप किस तरीके से कामयाब होंगे हुकूमत को ये बावर कराने में कि भाई हम भी खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, मेडल लेकर आ रहे हैं, बेल्ट लेकर आ रहे हैं? ये देखें आप, जनवरी में 2024 जनवरी में फर्स्ट टाइम बेल्ट लेके आया था मैं, ये अपना, ये 2024 में जून में ये अपना बेल्ट लेके आया साउथ एशियन चैम्पियनशिप। अभी 2025 में ये लेके आया हूँ सिल्वर मेडल एशियन गेम्स का। तो गवर्नमेंट तो देख रही है, सबको पता होता है, सपोर्ट तो आपको पता नहीं करते लोग। अच्छा, वैसे आप इससे पहले भी मेडल्स लेते रहे हैं, काफ़ी माशाल्लाह एजाज़ आपको हासिल हैं, तो इससे पहले भी कभी कोई ऐसी सपोर्ट या किसी ने अप्रोच किया हो आपको? पहले भी कभी नहीं हुआ? मेरा हर दफ़ा प्राइवेट स्पॉन्सर मिलता है, हर दफ़ा। अच्छा, प्राइवेट स्पॉन्सर? गवर्नमेंट ने कभी स्पॉन्सर नहीं दिया। आपने खुद अप्रोच किया कभी गवर्नमेंट को? वैसे मैंने तो हम लोग स्पोर्ट डिपार्टमेंट जाते रहते हैं हम लोग वहाँ पे, वहाँ से रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिलता हमें। अच्छा, नहीं मिलता, कोई बात नहीं। आप जब मेडल जीत के आए, या ये जो बड़े बड़े बेल्ट हमारे सामने पड़े हैं जीत के आए, जीत के जब आते हैं पाकिस्तान, तो वहाँ पर भी कोई रिसीव करने के लिए कोई स्पोर्ट का, कोई इससे रिलेटेड मार्शल आर्ट्स या रेसलिंग
या जिस भी इवेंट में आप मेडल लेकर आते हैं, तो उससे रिलेटेड सरकारी ओहदेदार कोई नहीं होता? कोई नहीं होता, हमारी फैमिली होती है बस जी। अच्छा, वैसे जब आप लोग बाहर होते हैं, जब आप बाहर जीतते हैं, तो वहाँ पर जो कोचेज़ आपके साथ होते हैं या जो वहाँ आवाम होती है, वहाँ पे आपको क्या रिस्पांस मिलता है? पाकिस्तान से बाहर तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, हमें खुशी होती है। वहाँ पे जाते हैं हम लोग, कदर करते हैं वहाँ पे जाते हैं हम लोग। पाकिस्तान में आते तो यहाँ का कोई पूछता ही नहीं है, एयरपोर्ट पे आते हैं अकेले, फैमिली आती है लेने के लिए, फैमिली लेके चली जाती है, बस ये होता है। आपको लगता है कि आउट ऑफ पाकिस्तान ज़्यादा कदर होती है? अच्छा, एक और बात, जो ट्रेनिंग पाकिस्तान में आपको करवाई जाती है, प्राइवेटली भी जो आप करते हैं, फिर जब आप दीगर ममालिक में जाते हैं, वहाँ पर यकीनी तौर पे मैच से पहले फाइनल हो या क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, उससे पहले प्लेयर्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वो ट्रेनिंग में कुछ डिफरेंस आपको महसूस होता है, यार हम बहुत पीछे हैं, या ट्रेनिंग में बराबर है? महसूस होता है ट्रेनिंग में तो हम बहुत पीछे उनसे हैं, ये कि मैं कहता हूँ। असल में उन लोग की जो उन्होंने स्पोर्ट्स पे, उनकी जो भी स्पोर्ट्स में होती है, जैसे मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अभी हमारी जो ओलंपिक में रेसर गई थी पाकिस्तान की, जो मेडल तो कोई नहीं जीत सकी, लेकिन उन्होंने वापस आके एक बात बताई कि मुझे कंपटीशन में शामिल होने का ही बड़ा एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि हमने तो वो ट्रेनिंग ही पहली बार देखी जिस तरीके से वो ट्रेनिंग इंटरनेशनली हो रही है। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ? ऐसा होता है, जैसे इंडियन प्लेयर्स होते हैं हमारे पास, हमने ना इंडियंस होते हैं, वो उनकी ट्रेनिंग, उनकी पूरा जो भी यही करते हैं, स्पोर्ट्स में गवर्नमेंट जॉब मिलती है उनको, स्पोर्ट्स में हर स्पोर्ट्स में ही चलते हैं, उनकी डाइट वाइट होते हैं, सब गवर्नमेंट खर्चा करती है उनके ऊपर। जो बाहर ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग में बाहर मुल्क बाहर जाते हैं, उनको गवर्नमेंट बेचती है, ये होता है। हम लोग पाकिस्तान में ट्रेनिंग करते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, बस ये। चलें, कोई मसला नहीं। सुमैर अली, आप एजाज़ लेकर आए हमारे लिए फ़ख्र का बायस हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए, और हम यकीन रखते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आप आइंदा भी मेडल्स जो हैं वो लेकर आएंगे पाकिस्तान के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सो ये थे सुमैर, हीरो पाकिस्तान के सेगमेंट में हीरो हमने आपके सामने बिठाए, और हम ये खुद कहेंगे कि भाई इनको सपोर्ट किया जाए। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स या प्राइवेटली जो स्पॉन्सर करते हैं, चलिए बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी इन स्टार्स को आगे लेके आना चाहिए, और हुकूमत को चाहिए कि वो कोई ना कोई स्ट्रैटेजी ज़रूर डिज़ाइन करें कि जो हमारे स्टार्स हैं मोटिवेट हो। बिल्कुल, जिस तरह खुश थे समीर मेडल लाने पे, लेकिन उनकी बातों में कुछ उदासी भी थी, दुख भी था कि जब वो जीत के आते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उनके जवाब एक्नॉलेजमेंट तो होता है ना, एक्नॉलेजमेंट तो होता है। तो चले, प्रोग्राम का वक्त हो जाता है ख़त्म यहाँ पे, लेकिन हम कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।